हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का, जिसका नाम है क्षेत्रीय और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट नहीं है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये सारे के सारे PYQs हैं। मैं आपको बता दूं, 2 नंबर, 3 नंबर का, 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, वो इसी PDF के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी आशंका है कि सर आएगा इसमें से या नहीं आएगा, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ। ये आप ऐसे बच्चे नहीं हो। वैसे तो जो बच्चे मेरे साथ 11th में 10th में पढ़े हुए हैं उनको तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, बट अगर कोई नया बच्चा ये मेरी वीडियो देख रहा है पहली बार, तो मैं आपको बता दूं, हमारा एक दूसरा चैनल है भरत कुमार खोरवाल करके। ठीक है। यहाँ पर आना नीचे, जब भी बच्चों का एग्जाम खत्म होता है ना, ये पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे सामने पहली बार आता है। हमेशा 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ, तो वो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। 11th वालों के लिए बनाता हूँ, ये क्वेश्चन करते हैं। मैं उनसे सिंपल बोलता हूँ बच्चे कि ये क्वेश्चन करो, और आप है ना, जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाए ना आपका, जिस दिन एग्जाम हो, यानी SST का या पोल साइंस का, हिस्ट्री का एग्जाम खत्म हो जाए, क्वेश्चन पेपर भेज देना, एक एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा लाइव में। कमेंट ऑन रखता हूँ मैं, ताकि कोई भी बच्चा कमेंट कर पाए। तो ये रही क्लास 10th का भी 2-3 दिन पहले जो है वो बोर्ड एग्जाम हुआ था, 7 दिन पहले पहले अगर प्रिसाइजली जाए तो हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था। क्वेश्चन क्या मैच करवा दिया था, मतलब आप पता है, एक बात और बताता हूँ। मैंने है ना, एक चैप्टर था लोकतंत्र का परिणाम, पता ही होगा आपको, क्लास 10th में चैप्टर था। उसमें मैंने बोला 4 क्वेश्चन करके चले जाओ। 4 सेट में से 3 सेट के अंदर वो क्वेश्चन आ गए, तीनों अलग अलग आ गए, बट वो तीनों आ गए वो क्वेश्चन 4 में से। समझ रहे हो? तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे से करके जाओ। ये क्लास 11th का है, हिस्ट्री का, और क्लास 11th की पोल साइंस का है। मैच कर लेना। अगर बिल्कुल भी दिमाग में कोई संकोच या कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आके देख लेना कि हाँ भाई, कितना आता है कितना नहीं आता। MCQ तक आते हैं। बट हाँ, आपने एक बात नोटिस करी होगी, यहाँ पर मैंने 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की बात करी है। तो जो आपके 1 मार्क्स है ना, उसके लिए मैं आपकी अलग से MCQ का टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ। और बेसिकली इसमें एक तरह से रिवीजन भी करवाता हूँ और MCQ का टेस्ट भी लेता हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ। इसका मतलब भारतीय राजनीति नए बदलाव, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले डाल चुका हूँ मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे, ये आपको दिख रही होगी वीडियो। और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं, या MCQ में सारे के सारे, और रिवीजन, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती है इस चैप्टर में कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, वो भी मैंने यहाँ पर खत्म करवाई है। तो यहाँ पर मैं आज भी लाइव लूंगा। ठीक है। 9 बजे ऑलमोस्ट हम डेली लाइव आ रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक डेली लाइव आऊँगा, MCQ का टेस्ट वगैरह लूँगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको MCQ भी करने हैं, क्योंकि MCQ में मैं रिवीजन भी करवाऊँगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आपने जो ये आंसर लिख रखे हैं, क्या वही लिख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है? पहली बात तो ये है बच्चे, क्या ना, मैक्सिमम बच्चों को है ना ये दिक्कत नहीं आती कि उनको आता नहीं है। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत ये आती है कि वो आंसर नहीं लिख पाते ढंग से। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उनको मिलते हैं 4, उनको मिलते हैं 3.5, कभी कभी तो हद ही हो जाती है, 3 नंबर मिलते हैं उनको 5 में से। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं था आंसर, पर वो ढंग से लिख नहीं पाए। और ये मैं नहीं चाहता आपके साथ हो, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए आंसर भी लिख दिए हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि सर हम अपनी वे में लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बट अपनी वे में भी क्या लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए ना। इसलिए मैं आपको PDF दे रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। आप देख रहे होगे कि बहुत सारी चीज़ें रेड कर रखी है मैंने। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कुछ वर्ड अंडरलाइन करने होते हैं, वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिया कि भाई दिक्कत ही खत्म कर दूं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्या अंडरलाइन करना है, क्या दिखाना है टीचर को, कैसे सब हेडिंग डालनी है, क्या क्या पॉइंट बनाने हैं। ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी जैसे मैंने बोला, MCQ जो है वो आपको भरत कोरवाल वाले चैनल पे मिल जाएंगे, और मेन पॉइंट स्टडी पे आपको वीडियो मिल जाएगी। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और एक और बात है, एक छोटी सी बात है। सिर्फ ऐसे नहीं कि PDF डाउनलोड करके बैठ जाओ और उसको रीड करना, रट्टा मारना शुरू कर दो। बच्चे वीडियो देखना, ये वाली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूं। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत है ना, कभी कभार इक्का दुक्का चेंज हो जाती है। कहीं कहीं पर भारत को राष्ट्र बता रखा होता है, कहीं कहीं पर राज्य बता रखा होता है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो सर राज्य लिखा, आपने तो राष्ट्र बोला था। मतलब एग्जाम्पल दे के बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना है, इसलिए वीडियो देखना। है ना, एक बार हुआ भी था। मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, ये आप ये वीडियो देखिए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया था कि हमारे लिए संविधान जो है वो क्यों जरूरी है, और एक क्वेश्चन आया था संविधान के महत्व बताइए। मैंने वीडियो के अंदर साफ साफ बोला था बच्चों को, ठीक है, कि दोनों की दोनों सेम बात है ना। और में जैसे ये और में लिखा ना, वैसे और में लिखा था। बट बच्चे क्या करते हैं कि सर की PDF मिल गई, बस भाई अब तो बिल्कुल डिट्टो कर लेंगे लन। ऐसे भी नहीं करना बच्चे। ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ सोच समझ के बना रहा हूँ, तो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, ज्ञान मैंने बहुत बांट दिया, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में पहली बात तो मैं बता देता हूँ क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक जगह या अलग अलग क्षेत्र। और आकांक्षाओं का मतलब क्या होती है? उनकी आशाएं, क्या वो डिमांड करते हैं। तो
क्षेत्र की डिमांड्स, तो उनके बारे में हम आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे भारत में अलग-अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि जम्मू-कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। उन इन लोगों की है ना कुछ डिमांड्स थी, इन डिमांड को कैसे सॉल्व किया गया, क्या-क्या हुआ, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि है ना भारत के अंदर एक एरिया था जिसका नाम था असम। असम के क्षेत्र के अंदर है ना बहुत सारे लोगों ने एक आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन भी है इसका, तो बट मैं समझा रहा हूँ आपको। आंदोलन चलाया था बाहरी लोगों के खिलाफ। बेसिकली असम के अंदर है ना बहुत सारे बाहर के लोग आ गए थे, या मैं आपको बोलूँ तो बांग्लादेश से लोग आ गए थे। और बांग्लादेश से लोग आ रहे थे ना, तो इनकी जॉब वगैरह, असम के लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, वो उनकी जॉब वगैरह भी ले रहे थे, रिसोर्सेज वगैरह भी ले रहे थे, है ना? और मतलब असम के अंदर बंगाली बोल रहे थे लोग, बट असम की जो लैंग्वेज है वो खत्म होने लग गई थी। तो यहाँ के असम के लोगों ने आंदोलन वगैरह चलाया कि जो बाहर से आए हैं उनको बाहर भेज दो दोबारा, जो विदेशी लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं उनको वापस भेज दो। तो उसी के लिए आंदोलन वगैरह चलाया गया था हमारे असम के अंदर। तो सरकार ने भी उनकी बात सुनी और फिर उस पे कार्रवाई वगैरह भी करी। अब क्या कार्रवाई करी उसी के बारे में अभी हम देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन ही वही है, ठीक है जी? बट आपको बेसिकली पता चल गया हो कि इस चैप्टर के अंदर हम अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर जो आंदोलन चले थे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और सरकार ने उस पे क्या किया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब ये होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना? मिज़ोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, इनकी बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट, यानी जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, बहुत सारे स्टेट के अंदर बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चला, जिसका एग्जाम्पल क्या है? असम। ज़्यादा स्वायत्ता की मांग करी गई, ज़्यादा पावर की मांग करी गई, उसके लिए भी आंदोलन चले, और साथ में अलग देश बनाने की मांग भी करी गई। यस, 2 स्टेट ऐसे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, जिन्होंने एक टाइम पर अलग देश बनाने की भी बात करी थी। अब उसको हमारी सरकार ने कैसे टैकल किया उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये जो तीनों आंदोलन लिखे हैं ना, हम तीनों के बारे में देखेंगे। पहले तो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि असम के अंदर जो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन क्या था उसके बारे में स्पष्ट करें। ये आपसे पूछा जा सकता है कि असम के अंदर जो आंदोलन चला था बाहरी लोगों के खिलाफ, उसके अंदर आसू आसू का क्या भूमिका थी? क्वेश्चन सेम ही है, समझाऊँगा आसू क्या होता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बाहरी लोगों के खिलाफ क्या आंदोलन था। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? बात क्या थी कि ना हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट पड़ता है, आपको पता है, जैसे कि ये भारत है पूरा का पूरा, मतलब ऐसे बना रहा हूँ मैं, समझ जाना मेरी ड्राइंग खराब ही है। तो यहाँ पर मान लो हमारा असम वगैरह पड़ता है और नीचे की तरफ बांग्लादेश है। तो हुआ क्या था, ये 1971 की बात है। 1971 से भी पहले या 1971 के बाद तो बहुत ज़्यादा, बट 1971 से पहले ना, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में बहुत बुरा होता था लोगों के साथ। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ से ना बहुत सारे लोग जो है ना ऊपर की तरफ जाने लगे, यानी भारत के असम के क्षेत्र में जाके घुसने लगे। अब जो वो असम के क्षेत्र में जाके घुसने लगे ना, तो उनके खिलाफ है ना, मतलब उनकी जो असम के लोग थे, उनको जॉब मिलना बंद हो गई, है ना? उनको उनकी संस्कृति खत्म हो गई, वहाँ पर अब असम में कोई बोल ही नहीं रहा, बंगाली-बंगाली बोल रहे हैं। तो इसी के लिए ना जो हमारे असम के लोग थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, और सबसे पहले इस आंदोलन को शुरू किया था 1979 के अंदर आसू ने। किसने? आसू ने। आसू क्या है? आसू की फुल फॉर्म बता देता हूँ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है? इनका किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं था, ये छात्र संगठन थे, इनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना-देना ही नहीं था, ठीक है? इन लोगों ने आंदोलन चलाया कि बेसिकली इन्होंने ये बोला, उनकी माँग ये थी कि 1951 के बाद भारत के अंदर हमारे असम राज्य में जो-जो बंदा घुसा है ना? चाहे वो भारत का ही क्यों ना हो, कोई दूसरे राज्य का भी क्यों ना हो बंदा, अगर वो भारत के अंदर घुसा है, हमारे असम क्षेत्र के अंदर घुसा है, तो उसको बाहर निकालो, और जो बांग्लादेशी है उसको भी बाहर निकालो, ठीक है? हम ये चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 6 साल तक इन्होंने आंदोलन करा, आसू ने आंदोलन करा, और आंदोलन करने के बाद उनकी बात जो है वो राजीव गांधी ने सुनी, और 1985 के अंदर आसू के नेताओं के साथ है ना एक वो हुआ, एक समझौता हुआ, और समझौते में ये बात बोली गई कि देखो 1951 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राजीव गांधी ने बात बोली, बट हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि 1971 के बाद, यानी जो वॉर हुई थी ना इंडिया इंडिया और पाकिस्तान की। मैं आपको बता दूँ, बांग्लादेश है ना पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही हुआ करता था। आपको पता होगा अगर आपने फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं तो, या चैप्टर पढ़ा है तो। मैं आपको बता दूँ, मैंने फर्स्ट बुक के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। आप ये प्लेलिस्ट पे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएँगे चैप्टर वाइज़। देखो 2 ध्रुवीय का अंत पहले लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये मत समझना कि मैं 7वें चैप्टर पे हूँ तो बाकी नहीं डाले। सारे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, 2-3 के रह रहे हैं वो भी डाल दूँगा। ठीक है? तो हुआ क्या, इन्होंने बोला कि जो बांग्लादेश से आए हैं ना, उनमें से कुछ तो आए हैं, तो उस टाइम के बीच में, यानी 1971 की वॉर में अगर कोई बंदा आया है तो उसको हम थोड़ा रहने देंगे और बाकियों को हम निकाल देंगे, हम टेंशन मत लो, ठीक है? तो आंसू को लगाए रहे तो बहुत अच्छी बात है। हमारी हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड जो थी, चलो कुछ सुन तो रहे हैं, सरकार कुछ सुन तो रही है।
उसके बाद क्या किया कि जो हमारी असम थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने अपनी एक पार्टी ही बना ली, असम गण परिषद। और उनका मेन मोटिव क्या था? स्वर्णिम असम, यानी दोबारा से असम को एक गोल्ड असम बनाएंगे, क्योंकि असम के अंदर सब है, चाय भी है ना, अलग अलग खनिज पदार्थ भी है, तेल भी है, बट फिर भी असम को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने किया, और आज असम के अंदर थोड़ी बहुत शांति है। बट हाँ, आज भी मैं आपको बता दूं, भारी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन है वो एकदम से, मतलब भारी लोगों के भारी लोग की जो प्रॉब्लम है वो आज भी है असम के अंदर। मैं आपको बताऊं, मेरी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मत समझना कि मेरे को बांग्लादेशियों से कोई दिक्कत है किसी, बट मैं है ना, जितना मैंने थोड़ा यूट्यूब पे, या दो तीन दोस्त भी हैं जो यूट्यूबर हैं असम से, वो बंगाली बोल रहे हैं समझ रहे हो? वो बंगाली क्यों बोल रहे हैं भाई, असमी क्यों नहीं बोल रहे? अब आप खुद सोचो, आप पंजाब में जाते हो, वहां पर सारे बात कर रहे हैं बंगाली में, क्या पंजाब बोलोगे फिर उसे आप? समझ रहे हो ना? ये थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। देखो, किसी लैंग्वेज से हिट नहीं है, बट आप असम के अंदर थोड़ा एक कल्चर भी तो होता है। अगर जैसे कि मान लो, लेट्स अज्यूम, मैं अगर मान लो केरला जाऊं, तो मैं वहां पर सबको हिंदी थोड़ी ना बना दूंगा। मैं थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज पे एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा ना, कि यार मलयालम सीखूं थोड़ी सी, तमिलनाडु जा रहा हूँ तो तमिल सीखूं थोड़ी बहुत। इतना भी नहीं कि वहां पर जाके मैं इशारों में बात कर रहा हूँ कि मेरे को बोलना नहीं आता। तो इतना होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई बंदा अगर असम में गया भी है, तो असम का कल्चर सीखो, थोड़ा बहुत सीखो यार, भारत की डाइवर्सिटी में पार्ट निभाओ, है ना? तो ये होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम आज भी है, भारी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो आज भी है। मैं आपको बता दूं, सबसे बुरी हालत तो त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के अंदर जो मूल निवासी थे ना, वो तो खुद अल्पसंख्यक बन चुके हैं। यानी जो त्रिपुरा के अंदर जो लोग एक टाइम पे बहुसंख्यक होते थे ना, उनका अलग कल्चर होता था, वो खत्म ही हो गया है। त्रिपुरा का कल्चर, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से लगता है त्रिपुरा, सारे बांग्लादेशी घुस गए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। चकमा शरणार्थी भी बेसिकली बाहर बांग्लादेश से और ये म्यांमार से वगैरह से आए थे, और इसी को लेकर जो है वो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी गुस्सा है कि ये हमारे इलाके में क्यों घुस रहे हैं। तो ये था भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन, जिसमें हमने देखा कि सरकार ने भी कोशिश करी, ऑल दो प्रॉब्लम आज भी है। ठीक है, मैं आपको इसका ना एक कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूँ कि ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, CAA। ठीक है, सीए, अभी प्रोटेस्ट वगैरह भी चलते हैं सीए के, आपने सुना भी होगा, है ना? तो सीए क्या था? जिसमें सिटीजनशिप दी जाएगी हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी लोगों के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भी उत्पीड़न होता है ना, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप ध्यान से देखोगे, ये बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता, मेरे दादा दादी भी एक टाइम पे, दादी तो नहीं, दादी तो गुजरात से थी, दादाजी एक टाइम पे, हम सिंध में रहा करते थे, मैं तो नहीं, बट दादाजी रहा करते थे 1947 से पहले। 1947 में फिर हमको आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आए, बट जितना मेरे को बताया गया था कि बहुत ही थोड़ा, बहुत डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था। हम थोड़ा से 47 की लड़ाई के बाद आए थे। चलो, लड़ाई में तो दंगे हो रहे थे, बट उसके बाद हमें आना पड़ा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था रिलीजियस बेसिस पे, बहुत ज़्यादा है, तो पता ही है आपको, है ना? तो उसके बाद और आज भी आप देखोगे राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाग के आते हैं पाकिस्तान से, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसलिए उनको सिटीजनशिप दी है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। बट असम के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता है उनको आप गलत भी नहीं बोल सकते। गलत क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वही है, ये, चलो पाकिस्तान का समझ आता है, बट बांग्लादेशी जो आते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, चलो जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, बट उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जॉब की तलाश में आते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने की तलाश में आते हैं। उनको दिक्कत कुछ नहीं है, उनको बांग्लादेश में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट वो बस ये पैसे की तलाश में आ रहे हैं कि जी चलो जॉब मिल जाएगी, है ना, हम अपनी लैंग्वेज चलाएंगे वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो है वो CAA को अब एक तरह से ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता सब में। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। चलो जी, ये बात आपको समझ आ गई कि भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन जो है वो सब में क्या हुआ था। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। इसमें देखो, ज़्यादा स्वायत्ता की मांग के लिए आंदोलन। अब मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा स्वायत्ता की मांग का मतलब क्या है। बेसिकली है ना, हमारे असम हमारा जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है? अब देखो, समझ तो आएगी आपको, अब आपको रीड करना है बस, ठीक है? मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, ज़्यादा स्वायत्ता के लिए आंदोलन, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है ना, एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ तीन ही एरिया होते थे, एक को कहते थे मणिपुर, एक को कहते थे त्रिपुरा, और बाकी पूरा इलाका असम कहलाता था। ठीक है, तो पूरा इलाका असम कहलाता था। उसके अंदर जो असमी लोग नहीं थे, जो असमी लैंग्वेज नहीं बोलते थे, कल्चर को नहीं मानते थे, जिनका अपना कल्चर होता था, उन्होंने बोला यार, हम हमको असम में क्यों रख रखा है, हमको अलग स्टेट बना के दो, अपनी लैंग्वेज का, अपने कल्चर का। तो उसी के खिलाफ जो नॉन गैर असमी लोग थे ना, उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। और इसमें जो है एक पर्सन थे जिनका नाम मतलब एक यूनियन था, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन
का गठन किया गया जो 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। मतलब है ना, बहुत सारे जो नॉन असमी लोग थे ना, उन्होंने बोला कि हमारे लैंग्वेज को लेकर भी स्टेट बनना चाहिए। उसके लिए उन्होंने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाया, जिसका नाम बाद में चेंज होके ऑल पार्टी हिल्स एसोसिएशन वगैरह में तब्दील कर दिया गया। ठीक है। और इसकी डिमांड क्या थी? इसकी डिमांड भी वही थी कि हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के दिया जाए। और भारत सरकार ने पता है क्या किया? लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के दिया। ठीक है। उसी के बाद मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग राज्य बने असम के अंदर से। ठीक है। बट ये जो दिक्कत है ना, अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट तो बन गए, बट अब बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब जो होती है ना, छोटे छोटे जो है समुदाय, उनके लोग आने लग गए कि हमको भी अलग लैंग्वेज को बेसिस पे स्टेट दो, जैसे कि बोडो, करबी, दिमसा, इन्होंने भी बोला भाई हमको भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट दो। अब है ना, इनका एरिया था थोड़ा छोटा, बहुत कम छोटे कम इलाके थे ऐसे जहाँ पर बोडो जाति के लोग रहते थे, करबी और दिमसा जाति के लोग रहते थे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 25-30 किलोमीटर का एरिया था। अब इसके लिए अलग स्टेट तो बना नहीं सकते। तो भारत की सरकार ने एक बढ़िया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि इनको भी स्वायत्ता दे दी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे जिला परिषद वगैरह बना दी गई, जिसमें बोला कि ज़्यादातर जो मेंबर होंगे वो दिमसा कबीले के होंगे, या बोडो कबीले के होंगे, या करबी कबीले के होंगे। ये बात बोली गई। ठीक है जी। तो बेसिकली हमें समझ आया कि भारत सरकार ने जो है, जो भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन था और साथ ही में जो ज़्यादा स्वायत्ता के लिए आंदोलन था, दोनों में भारत सरकार ने बहुत सही किया। लोगों को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी और लोगों की बात सुनी, क्षेत्राकांक्षा को बहुत अच्छे से समझा। तीसरा देखो, तीसरा है कि अलग देश बनाने की मांग। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली दो एरिया ऐसे थे हमारे भारत के अंदर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिन्होंने अलग देश बनाने की भी एक टाइम पे डिमांड करी थी। बाद में उनको बहुत प्यार से भारत में मिला लिया गया, और वो पहला राज्य था मिजोरम। ठीक है। अब देखो बात क्या थी। आज़ादी के बाद जो है, मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही स्वायत्ता जिला बना दिया गया था। बाद में फिर कुछ लोगों ने डिमांड करी। अच्छा, मिजोरम के जो कुछ लोग थे, जो अलगाववादी लोग थे, जो अलग देश बनाना चाहते थे मिजोरम का, उनका कहना क्या था? बेसिकली उन लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का। अब देखो, आपको पता है दंगे करवाने वाले कुछ लोग तो होते ही हैं, जो चाहते हैं कि थोड़ी अशांति फैले। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे मिज़ोरम के कुछ लोग, ठीक है, जो शरारती तत्व थे, गलत लोग थे, उन्होंने बोला कि हम है ना कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, मिज़ोरम कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था, तो हमको ब्रिटिश भारत में या भारत में नहीं मिलाना चाहिए था। ठीक है? पर बाद में 1959 में जो मीज़ो पर्वतीय इलाके में एक और चीज़ है जिसकी वज़ह से उनको थोड़ा-सा, एक तो ये चीज़ थी, उनका ये कहना था कि यार हम तो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा ही नहीं थे, तो ब्रिटिश इंडिया के बाद जो भारत बना हम उसका हिस्सा कैसे बन गए? एक तो ये उनका कहना था। दूसरी बात उनकी ये कहना था कि 1959 में ना एक बार मीज़ो के पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा था, और उस समय ना असम की सरकार ने उन पे ढंग से ध्यान नहीं दिया। उनका ये भी कहना था, यार अगर हम उनके होते या वो हमारे होते ना, तो शायद वो हमारी डिमांड सुनते। हमारे जो हमें दिक्कत पड़ रही थी, भारी अकाल पड़ रहा था उस समय हमारी हेल्प करने की कोशिश करते। बट वो भी हमारी डिमांड नहीं सुनी। तो एक तरह से इसी वजह से जो है वो मिज़ोरम के लोगों के बीच में थोड़ा-सा अलगाववादी जो है वो आंदोलन थोड़ा-सा ज़्यादा भड़क गया। और यही प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ने लग गई। लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ने लगा, और इसी का फ़ायदा एक उठाया एक पर्सन ने जिनका नाम था लाल डेंगा। लाल डेगा ने एक पार्टी बनाई एक तरह से, जिसको कहते हैं मीज़ो नेशनल फ्रंट। और ये पार्टी नहीं थी ये पार्टी नहीं थी, मिलिटेंट का ग्रुप था बेसिकली। इन्होंने हथियार उठा लिए, किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। ठीक है। 1966 में मीज़ो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू कर दिया। हथियार उठा लिए इन्होंने कि जी अब कुछ भी करेंगे, मिज़ोरम को अलग देश बनाएंगे। गलत है। अब हुआ क्या कि इस तरह भारतीय सेना और मिज़ोरम जो विद्रोही है उनके बीच में 2 दशकों तक लड़ाई चली। अब आप ऑब्वियस सी बात है कि मिज़ोरम जो कुछ शरारती तत्व थे वो देश को अलग करवाना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे देश को, अलग देश बनाना चाहते थे अपना। और भारतीय सेना, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, वो नहीं चाहती थी कि भारत टूटे। इन दोनों के बीच में बहुत विद्रोह हुआ, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको पता है किसको आई होगी? नॉर्मल लोगों को, है ना? ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब जैसे कि एक एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, उसको भारत से प्यार है, मान लो मिज़ोरम में रहता है, बिल्कुल रहता है, सारे रहते हैं ना, सबको देश से प्यार होता है। तो मिज़ोरम का एक बंदा है, वो देशभक्त है, वो बोलता है मेरी डिमांड है, ये बात सही है कि एक टाइम में सरकार ने हमारी बात अनसुनी कर दी थी, हमारे राज्य में अकाल पड़ा था, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तो वो कहता है ठीक है, बट आगे से सरकार ऐसा ना करे। बट बहुत सारे जो मीज़ो नेशनल फ्रंट के लोग थे, वो उनको बुद्धि पकड़ लेते कि भाई तू ऐसे भारत के सामने भारत को मतलब अच्छाई क्यों कर रहा है भारत की, ठीक है, वो को नहीं कर रहे, वो अलग है ये। तो उनको वो मारते। और अगर कोई मान लो इंडियन आर्मी भी देखती है, अगर कोई बंदा मान लो मीज़ो नेशनल फ्रंट का,
ठीक है? वो वैसे शरीफ है बंदा, बट उसने क्या किया, गलत लोगों के भड़कावे में आके हथियार उठा लिए। अब वो फिर हमारी आर्मी के उसके वे में थोड़ा-सा गलत हो गया। आर्मी वैसे कोशिश करती है कि जी हथियार डाल दे, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, बट एक तरह से हो जाता है। अब आर्मी भी देखो हर बंदे को एक नॉर्मल निगाह से नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती? कि यार क्या पता वो बंदा फिर गलत निकल जाए उनमें से, है ना? तो सब पे शक रहता ही रहता है स्टार्टिंग में, और ऐसा ही मिज़ो नेशनल फ्रंट वाले करते थे। तो नॉर्मल लोगों को इससे सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होने लग गई। एक टाइम पे तो वायुसेना का भी यूज़ किया गया था। ठीक है? तो कहीं न कहीं से जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो बढ़ने लग गई। बट हाँ, उसके बाद है ना समझ, और मैं आपको बता दूँ जो लाल डेंगा था ना वो तो पाकिस्तान भाग गया, पूर्वी पाकिस्तान भाग गया। उसको क्या मतलब, वो कह रहा मरे भाई, हम हमें क्या लेना-देना यार। वो मर रहे मिज़ो नेशनल फ्रंट के जो नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब फैमिली के माँ-बाप के बच्चे हैं, वो मरे, हमें क्या। वो निकल गया वो ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। ठीक है? अब हुआ क्या, जो लाल फिर दोनों को, फिर लाल डेंगा को भी समझ आया देखो ये गलत तो है, मिज़ोरम के लोग भी मर रहे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। इंडियन आर्मी ने भी कहा यार अपने लोगों पे अब क्या करे, है ना? अपने लोगों पे थोड़ी ना बंदूक चला देंगे। तो इसकी वजह से दोनों के दोनों शांत हुए, दोनों साथ में बैठे, और 1986 के अंदर राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एक शांति समझौता हुआ। उन्होंने हथियार डाल दिए, एक अलग राज्य बनाया गया, बट अलग देश बनाने की डिमांड नहीं, एक राज्य बनाया गया, उनकी बात वगैरह सुनी गई, और उन्होंने अलगावदी आंदोलन को छोड़ दिया। मिजो नेशनल फ्रंट ने बोला कि अब से हम अलग देश बनाने की डिमांड नहीं करेंगे, बट हाँ आप हमारी बात सुनना। सरकार ने भी कहा उस समय की कि हाँ हम आपकी बात सुनेंगे, और शांतिपूर्वक चला। और वो मैं आपको बता दूं सीएम भी बने थे। ठीक है? जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो वो लाल डेंगा जो है वो मुख्यमंत्री भी बने थे मिजो नेशनल फ्रंट के। आज भी बड़ी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, बट अब अच्छा हो गया कि चीज़ें जो हैं वो सुधर गई। ठीक है? दूसरी तरफ जो था वो एक और ऐसा राज्य था जहाँ पर जो है वो अलगावादी आंदोलन जो है वो भड़का, और आज भी कुछ वहाँ पर एक अलगावादी तत्व है, जो है नागालैंड। नागालैंड में भी अलगावादी आंदोलन चला, और ये बट इसका जो रिजल्ट था वो मिजो नेशनल फ्रंट जैसा नहीं रह पाया। एक पर्सन था जिसका नाम था अगमी जापी फिजो, उसके नेतृत्व में नागा लोगों ने 1951 में अपने आप को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया। और उसने जब भी भारत सरकार ने बोला कि आप हमारे साथ बात करो, आपकी जो प्रॉब्लम है हम सुनेंगे, आप भी पीछे आना, हम भी थोड़ा पीछे आएंगे, एक जगह पर बैठ के बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इसने जो है वो अगमी जापू फिजो ने, उन्होंने कहा कि नहीं, जो हो रहा है होने दो, हम नागालैंड को अलग करने की कोशिश करते रहेंगे। और इसीलिए नागालैंड में आज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती है। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। चलो, तो बेसिकली हमें समझ आया। वैसे एक बात आपने नोटिस करी होगी, हम नॉर्थ इंडिया के बारे में, जम्मू कश्मीर के जो इशू होते हैं उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं, पंजाब के बहुत इशू होते हैं उनके सुनने की कोशिश करते हैं, है ना? और किसी राज्य जो होता है उसमें होता है, बट हम नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा अनसुना करते हैं, बहुत सारे सरकारें भी अनसुना करती है। बट अच्छी बात, अब मैंने एक बात नोटिस करी है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो सारी की सारी जो है उसको सुनने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है जी? चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ओके, तो ये हमें समझ आ गया ना। अब है ना इसका अलग-अलग क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये बताओ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अलगाववादी भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन चला था, या ज़्यादा स्वायत्ता के लिए आंदोलन चला था, या अलग देश बनाने की डिमांड करी थी, वो आंदोलन क्या थे? अब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन सुनो। असम, ये है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस, अभी तक ये वाला जो है ना इस नोट्स में, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो घबराना मत कि सर आपने एक ही क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लगा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए टाइम लगा दिया। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके, 6-7 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति थी। ठीक है? तो असम के अंदर जो आंदोलन चला ना, उसके अंदर देखो आर्थिक पिछड़ापन भी था, आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से भी, और जो सांस्कृतिक अभियान थे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, दोनों वजह से जो है वो आंदोलन चला। जैसे कि हमें पता है असम के जो लोग थे वो दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे भारी लोगों के खिलाफ। क्या? पहला गुस्सा उनका ये था, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, चलो आ रही है, आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो हेलो, तेज़ आ रही है आवाज़, ठीक है। तो पहला था उनका क्या ना, पहली बात तो यह है कि जब वो बांग्लादेशी लोग वगैरह आ रहे हैं ना, तो उनसे है ना क्या होता है, उनकी संस्कृति खत्म होती जा रही है, उनकी लैंग्वेज जो है वो खत्म होती जा रही है, और बंगाली लैंग्वेज वगैरह चल रही है। दोबारा से बता दूं, मेरे को बंगाली लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट बंगाल भी भारत का हिस्सा है, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, बट हर स्टेट का एक कल्चर होता है, और उसके साथ कल्चर के साथ मिलना ज़रूरी है। समझ रहे हो? चलो, तो दूसरा बात है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन यानी ऑब्वियस सी बात है कि वो जो हमारा, ये बोला जाता है, तो ये असम के लोग ये बोलते थे कि हमारे राज्य के अंदर चाय भी है, तेल भी है। आपको पता होगा हजारिका वाली जो लाइन है, तो तेल भी हमारे राज्य के अंदर, सब कुछ सही है, बट फिर भी हमारा जो राज्य है वो बहुत ही पिछड़ा है ना? इतने लोगों की इनकम नहीं है।
तो इसका ब्लेम भी वो कहते थे कि भारी लोगों की वजह से है, क्योंकि भारी लोग सारी की सारी हमारी जॉब वगैरह ले जाते हैं, और इसी वजह से उन्होंने आंदोलन वगैरह किया। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। मेरा मोटिव आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाना है, इसलिए मैं टाइम लेता हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने का कारण बताइए। पहले तो मैं समझा देता हूँ, ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था क्या। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक नई चीज़ भी बताऊंगा। हमारे एक बहुत बड़े सिंगर है सिद्धू मूसेवाला जी, अब तो उनका देहांत हो चुका है। मर्डर हुआ था बेसिकली, उनका असैसिनेशन हुआ था। अब ये क्या चीज़ थी और इससे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई बट एक तरह से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। मैं बताता हूँ ये हुआ क्या। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 1966 के अंदर है ना, आपने अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा इसी बुक का तो आपको पता होगा 1966 के अंदर क्या हुआ था कि हमारा जो पंजाब था, पहले बड़ा पंजाब हुआ करता था, उस पंजाब के अंदर से एक अलग राज्य बने। एक तो हिमाचल प्रदेश बना और एक अपना हरियाणा बना 1966 में, ठीक है। तो पंजाब को एक अलग राज्य बनाने की, मतलब अलग अलग राज्य बने, तो इसको लेकर भी पंजाब के लोगों में थोड़ा गुस्सा था, और उन्होंने बोला क्या ना हमारी कुछ डिमांडें हैं वो सुनो। उनकी डिमांडें पानी के इशू को लेकर भी थी, ठीक है, और भी उनकी बहुत डिमांड थी, जैसे चंडीगढ़ वगैरह इलाका, क्योंकि अच्छा मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की कैपिटल क्या, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, चंडीगढ़, है ना। और मैं आपसे पूछूं कि पंजाब की कैपिटल क्या, बताओ आप क्या बोलोगे, चंडीगढ़। तो ये जो है वो इशू चलता रहता है। तो उनकी कुछ डिमांडें थी पानी को लेकर और बहुत सारी स्वायत्ता को लेकर। उनका कहना था कि हमको थोड़ी सी ज़्यादा पावर दो। जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, अकाली दल थी, उनका कहना था कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा पावर दो। और ये बात उन्होंने पता है कहाँ करी थी, अमरिंदर साहिब सम्मेलन में। अमरिंदर साहिब जो प्रस्ताव था उस पर उन्होंने ये किया था। बेसिकली वो चाहते थे कि है ना, 1973 में हुआ था ये अमरिंदर साहिब सम्मेलन वगैरह हुआ था, जहाँ पर ये बोला गया था कि हमें थोड़ी क्षेत्र स्वायत्ता दी जाए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राज्य है, उनको ज़्यादा पावर दी जाए, राज्य की सरकार को ज़्यादा पावर दी जाए। बट वहाँ पर एक चीज़ और उठी जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें होना शुरू हो गई। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको इस तरीके से माना कि यार वो तो अलग सिख देश बनाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक्चुअल वर्ड बोलूँ, ठीक है? अ, पता नहीं आप इसको किस वे में लोगे, बट बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आनंदपुर साहिब सम्मेलन को खालिस्तान की तरह भी देखा जाता है, कि अलग देश बनाने की डिमांड करी गई कि जी खालिस्तान बनेगा। अब पूरी स्टोरी सुनना हुआ क्या था। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। अब पहले तो है ना, जो हमारे अकाली दल थे, उनकी डिमांड बहुत नॉर्मल थी, वो नरमपंथी थे, वो प्यार से बात कहना है, प्यार जो अकाली दल में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि यार हमारी डिमांड है सरकार से थोड़ी ज़्यादा स्वायत्ता चाहिए, हमको ज़्यादा पावर चाहिए। मैं इस पे आऊँगा दोबारा से, बट पहले मैं समझा रहा हूँ ना, क्वेश्चन थोड़ा-सा घूम जाए इसकी वजह से। तो उन्होंने थोड़ी-सी ज़्यादा पावर के लिए उन्होंने क्या किया कि नरम प्यार से सरकार से बात मनाने के लिए आंदोलन वगैरह करे, ठीक है। और उसके बाद है ना, थोड़े से गर्मपंथी लोग भी आ गए, है ना। अकाली दल में जो लोग थे ना, जो शांत थे, वो आंदोलन वगैरह कर रहे थे, प्यार से अपनी बात मनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर गर्मपंथी आ गए, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो, इतने प्यार से बोल रहे हो, कोई सुन ही नहीं रहा आपकी बात। ये है तो फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है। जिसमें से कुछ डिमांडें वगैरह थी, बट उन्होंने हथियार वगैरह उठा लिए। और उसमें से एक जो पर्सन था, पता ही होगा आपको कि भिंडरा वाला थे, ठीक है। उन्होंने हथियार वगैरह उठा लिए, ये सारी की सारी चीज़ें, ओके। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें छोटी छोटी, वो मैं नहीं बता रहा, मेन मेन टॉपिक पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांडें वगैरह पूरी करो, और एंड में जाके उन्होंने थोड़ा सा अग्रसर करना शुरू किया था इस डिमांड को कि जी हाँ, हमें एक अलग देश भी मिले तो अच्छा है, मतलब अलग देश बनाने के लिए थोड़ा सा अग्रसर हो गए थे वो। अभी जब चीज़ें हुई ना, तो वो जो है वो हमारे गोल्डन टेम्पल पे चले गए। हमारे गोल्डन टेम्पल पे कुछ ऐसे लोग जो गर्मपंथी लोग थे, जिन्होंने हथियार उठा लिए थे, वो गोल्डन टेम्पल पे जाके उन्होंने अपना गढ़ बना लिया। और उन्होंने अलग से रूम भी बनाया था बेसिकली, जहाँ पर वो अपनी करेंसी वगैरह भी छापने लग गए थे। ये सारी की सारी चीज़ें होने लग गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी-सी दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी ने देखा यार ये तो गलत होता है हो रहा है, क्योंकि पंजाब में उस समय ना थोड़ी-सी दिक्कतें भी क्रिएट होना शुरू हो गई थी। जिन लोगों की पग नहीं है, जो कहते हैं, जो सिख थे जिनकी पग नहीं थी, किसी भी वजह से उनको टारगेट किया जाने लगा। आप ऐसे रहो, आप ऐसे रहो। थोड़ी-सी चीज़ें जो है वो थोड़ा वॉयलेंस वगैरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ने लग गया। इंदिरा गांधी ने देखा यार ये तो गलत हो रहा है। तो उनको लगा कि यार ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो जो लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक बहुत गलत चीज़ कर दी, और उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। बड़ा ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है। ये सुनना आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब होता क्या है कि फिर मैं सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में भी एक चीज़ बताऊंगा। आपने सुना होगा उनका एक SYL गाना, है ना,
सतलुज, यमुना लेन। अब वो क्या था वो मैं बताऊँगा आपको, बट आगे सुनते हैं, है ना? तो हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और एक आर्मी को रेजिमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आप कुछ भी करो, ये जो हमारे अमरिंदर हमारे गुरुद्वारे में घुसे हुए लोग हैं ना, जो गलत लोग हैं उनको बाहर निकालो। कोशिश करी गई पहले प्यार से 2-3 बार, नहीं हुआ। उसके बाद एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो कि बहुत ही गलत था। तो मतलब एंट्री कर गए, है ना? और वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, गोल्डन टेम्पल के अंदर वॉयलेंस होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग मरे। और अब है ना, जो लोग थोड़ा शांत थे, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्या यार अपना देश है, अपना भारत है, एक ही है अपना देश, है ना? उन वो लोग भी थोड़ा-सा बोल गए कि यार देखो, आप जब तक किसी को मार रहे हो ठीक है भाई, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई अलग देश की डिमांड कर रहा है ठीक है, बट यार आपको गोल्डन टेम्पल पे ये नहीं करना चाहिए था, है ना? और उसके चक्कर में फिर आपको पता है वॉयलेंस भी हुआ। तो कुछ लोग जो है वो और विरोध में आ गए। उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी के उसमें सब उसमें आ गए कि आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलवाया, आपने गोल्डन टेम्पल पे गोलियां कैसे चलवा दी। ये दिक्कत होना शुरू हो गई। अब वो सही था गलत था उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अ, गलत था ऑब्वियस सी बात है, गोल्डन टेम्पल पे हुआ, बट अगर कोई ये भी बोले कि यार फिर निकालते कैसे, तो अब उसकी भी बात ठीक है, अब आगे देखते हैं होगा क्या। अब होता क्या है कि दो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी बताया मैंने आपको, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की परमिशन दी थी। तो इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड थे, और बहुत टाइम से थे उनके साथ। ठीक है, आप कह सकते हो जिन पे वो आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी। उन्होंने उनका असैसिनेशन कर दिया इस वजह से कि यार आपने गोल्डन टेम्पल पे गोली और हमारे अपवित्र कर दिया एक तरह से। अपवित्र वर्ड बोलते हैं ना, बेअदबी कर दी बेसिकली, है ना? अब ब्लास्फेमिया थोड़ा सा गलत कर दिया आपने और उनका असैसिनेशन कर दिया। अब होता है और गलत काम। क्या? ये बोला जाता है कि भाई इंदिरा गांधी को मारा किसने है? बॉडीगार्ड का नाम नहीं लेते, बोलते सिखों ने मारा है। और यहाँ से, और ये बात है 1984 की, इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को मारा गया था, याद रखना ये बात, एक मार्क्स में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। जब ये हुआ, पूरे के पूरे खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर, मैं अपने दिल्ली वगैरह की बात करूँ, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ। ठीक है, लोगों के जलता हुआ टायर लोगों के गले में डाल दिया और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मेरे दिल्ली में ही मेरे नाना जी बताते हैं कि वॉयलेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ, हमने भी कुछ मतलब ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता मैं, थोड़ा सा लगेगा आपको यार कि इतने डिटेल में आप बता रहे हो, बट गलत हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। ठीक है, दो तीन फैमिली को घर में बुलाया नाना जी ने, ठीक है, फिर बहुत सारे लोग आ गए कि जी बाहर निकालो, आप कैसे बहुत सारी चीज़ें वगैरह हुई। ठीक है, दो तीन क्रिमिनल भी थे जो अब पकड़े गए हैं। अब पकड़ा है उनको, कहाँ 84 में, अभी 5-6 साल पहले, बट जो भी है ठीक है। ठीक नहीं है मतलब, जो भी है, अब हुआ ये। जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई ना, तो फिर और दिक्कतें होना शुरू हो गई, और उसी ये तो समझ आ गया अब आपको अमरिंदर साहिब प्रस्ताव को विवादास्पद क्यों देखा जाता है। अमरिंदर साहिब को विवादास्पद इसलिए देखा जाता है क्योंकि 1973 में जो अमरिंदर साहिब सम्मेलन हुआ था ना, उसमें उनकी कुछ डिमांड थी, उनकी क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग उठाई थी उन्होंने। बट कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक अलग सिख कौम या सिख देश की तरह देख लिया कि अलग सिख देश बनाने की बात कर रहे हैं, एक सिख राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए अमरिंदर साहिब को एक विवादास्पद की तरह देखा जाता है। चलो, अब है ना, पंजाब में वॉयलेंस हो गया, लोग मरे, कोई हिंदू देख के मार रहा है, कोई सिख देख के मार रहा है, कोई कुछ देख के मार रहा है, कोई कुछ देख के मार रहा है। 1984 के दंगे जो हैं वो खत्म हुए। ठीक है, अब जब ये 1984 के दंगे खत्म हुए ना, एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे। तो जब ये उसके बाद क्या हुआ फिर, टेबल पे आए सारे, मतलब अब आ रहे हैं टेबल पे लोगों के मरने के बाद, कि जी अब आ जाओ टेबल पे, अब बात करेंगे हम। तो उस समय क्या हुआ कि हरचंद्र सिंह लौंगवाल थे, अकाली दल के नेता थे, वो और राजीव गांधी 1985 में दोनों के दोनों साथ बैठे और समझौता किया कि जी देखो, अब लोगों के साथ भी गलत हुआ है, चीज़ें भी गलत हो रही है, और ये अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही तो ना देश के लिए अच्छा है, ना किसी नॉर्मल लोग के लिए अच्छा है। सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एक इलाका अगर दिक्कत पड़ती है तो पूरे देश को ही फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे थोड़ी ना कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दिक्कत हो रही है, मेरे को क्या, ऐसे थोड़ी ना करूँगा मैं। फ़र्क सबको पड़ता है भाई, है तो देश का हिस्सा ही। तो फिर उसके लिए एक समझौता किया गया, और समझौते में ना जिसको कहा जाता है गांधी कह रहा हूँ, राजीव गांधी और लौंगेवाल समझौता कहा जाता है, जो 1985 में हुआ था। उसको ऊपर वाले जो है ना, वो लाल डेंगा, उससे कन्फ्यूज़ मत कर देना।
ठीक है, लाल डेंगा का वो मिज़ोरम वाला था, जो लाल डेंगा को समझौता किया गया था लाल डेंगा से, और ये हमारे हरचंद सिंह लौंगोवाल है, समझौता वगैरह किया जिसमें बहुत सारी बातें बोली गई, और ये आपको आता है कि पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान बताइए क्या-क्या है। पहली बात तो ये बोली गई कि चंडीगढ़ पर है ना अब पंजाब का हक होगा, जो कि अभी भी थोड़ा इशू चलता है, कि ये बोला गया कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाएगा, यानी पंजाब का एरिया बन जाएगा। और पंजाब और हरियाणा के बीच है ना सीमा विवाद भी सुलझाया जाएगा, और रावी और व्यास के पानी का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच टकराव करने के लिए, बंटवारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, यानी रावी नदी और जो हमारी व्यास नदी है ना, उनका पानी किसको कितना मिलेगा, पंजाब को कितना मिलेगा, हरियाणा को और राजस्थान को कितना मिलेगा, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, एक न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा एक गाना आया था SYL करके, सिद्धू मूसेवाला जी का एक गाना आया था, बहुत अच्छे सिंगर है पहली बात तो, मैं भी कभी कभार उनके गाने सुनता हूँ, ठीक है। ओके, देखो कोई पर्सन आर्टिस्ट है, अब जो भी है, अब सुनना आगे हुआ क्या, उन्होंने जब ये गाना बनाया SYL, तो SYL गाने की फुल फॉर्म क्या है लोगों को यही नहीं पता होता, सतलुज यमुना लेन है, ये बात पता है क्या हुई थी, 1966 की बात है। बेसिकली पंजाब जो है वो कोर्ट में पहुंच गया था कि जी हमको है ना पानी की दिक्कत हो रही है ना, तुम्हारा पानी जो है पंजाब से डाइवर्ट करके थोड़ा हमारे इलाके में दे दिया जाए, एक कैनाल बनाई जाए, एक नहर बनाई जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हरियाणा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, बनाई जाएगी, कैनाल बनाई जाएगी और पंजाब से कुछ पानी डाइवर्ट करके हरियाणा में दिया जाएगा। सही है गलत है भाई, मैं उस पर नहीं जाता, ये मेरा काम नहीं है, मैं मेरा काम है आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना, आप डिसाइड करना, डिसाइड भी क्या करना है, आप इसको पढ़ाई तक ही रखना, ठीक है, बट पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ हुई थी। तो हुआ क्या कि जब ऐसा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है जी, पानी जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा, और उसके लिए कैनाल का काम स्टार्ट हो गया, हरियाणा ने अपना कैनाल जो है वो बनाना शुरू कर दिया और कैनाल बना लिया। जब हरियाणा ने अपनी तरफ का कैनाल बना लिया बॉर्डर तक, तब हरियाणा ने बोला सुप्रीम कोर्ट को, या कोर्ट को, हाई कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट थी, उनको बोला कि जी बात ऐसी है, हमने अपना कैनाल बना लिया, पंजाब की बारी, उनको बोलो बनाए। तो हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय, जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने 6 ऑफिसर को भेजा और बोला कि देखो पंजाब के अंदर कैसे कैसे नहर बनेगी। और वो ऑफिसर थे, अब एक सरकारी एक नौकर है, उसका काम होता है रूल्स फॉलो करना, उसको उसको क्या पता है यार, उसको क्या किसी पॉलिटिक्स से या किसी को किस चीज़ से क्या लेना देना, वो तो अपना काम करेगा, वो बंदा, फैमिली वाले लोग थे वो जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं, और उसकी उनकी है ना हत्या कर दी जाती है, असैसिनेशन कर दिया जाता है एक पर्सन के द्वारा। अ, जटाना नाम था उनका, जिन्होंने उनकी हत्या करी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, कंफर्म मैं नहीं बोलना चाहता वीडियो के अंदर। जटाना द्वारा हत्या कर दी जाती है, और उन्हीं की फ़ोटो जो है उस गाने में बाइक पर दिखाई गई थी, तो ये भी एक थोड़ा सा विवाद चलता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन भी थी शायद इस गाने में कि एक टपका भी नहीं देंगे बूंद पानी का, ऐसा कुछ है ना। देखो, वॉयलेंस किसी भी चीज़ का नहीं है, और मेरे को थोड़ा सा ये गलत लगा, देखो अगर आपकी डिमांड सरकार से, तो सरकार से बोलो भाई, नॉर्मल लोग जो एक अपना अपनी एक जॉब निभा रहा है यार, उसको मारने से क्या फ़ायदा। अब एक तरह से आप देखोगे तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी लगेगा यार हमारे माँ बाप के साथ तो गलत हो गया है ना, क्योंकि बिना बात के मार दिया, ठीक है, वो तो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहे थे ना, तभी। चलो, ये समझ गए ना आप, चलो ये बात थी, तो इसलिए वो SYL गाने को जो है वो बैन किया गया था, ठीक है। चलो, आई होप ये, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे बहुत सारे जो फिर ये SYL गाने के चक्कर में है ना, बहुत सारे हरियाणा के सिंगर ने भी सॉन्ग बनाए थे, पता नहीं आपने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। चलो, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। यार मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ, चलो आगे बढ़ेंगे। तो पंजाब हरियाणा और सुलझाने के मतलब ये बोला गया इन दोनों के बीच में विवाद सुलझाया जाएगा, और रावी और जो व्यास है, इन दोनों के बीच में जो भी पानी का डिस्प्यूट है वो भी सुलझाया जाएगा, और उसके लिए एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल वगैरह बनाया जाएगा। सरकार ने वचन दिया कि वे भविष्य में सिखों के और एक और बात है इसमें, एक और बात बोली गई थी क्या ना, मुआवजा भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी थी जो सिख फैमिली थी जिसके अंदर कोई मर्द ही नहीं बचा, सबको मार दिया गया। तो इसी के लिए उनको क्या जाएगा, कुछ कंपनसेशन भी दिया जाएगा, कुछ पैसे वगैरह भी दिए जाएंगे, जो आज तक थोड़े बहुत दिए गए हैं, और बहुत सारे एरिया भी ऐसे कर दिए जहाँ पर घर वगैरह भी मिले थे, बट मरने के बाद क्या ही घर का क्या करोगे आप, जिस घर में लोग ही ना रहे तो, है ना। चलो, ये भी बात है। आगे देखते हैं कि सरकार ने वचन दिया कि वह भविष्य में सिखों के साथ बेहतर व्यवहार करेगी, और उन्हें राष्ट्रधारा के लिए राष्ट्र द्वारा किए गए योगदान के आधार पर सम्मानजनक स्थिति रखा जाएगा। मतलब ये बोला गया है कि अब हम डिमांड जो भी है वो सुनने की अच्छे से कोशिश करेंगे,
कभी भी ऐसा ना हो कि उनको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आए, ठीक है। और उसके बाद सरकार दंगा पीड़ित को मुआवजा वगैरह देगी, मैं बता चुका हूँ, दोषों को दंड देगी। प्रयास करेगी जो कि प्रयास बहुत टाइम तक चला, मैंने जैसे बताया 5-6 साल पहले। अभी कुछ लोगों को जेल में डाला है, उम्र कैद दी है, अभी क्या फ़ायदा यार, वो बंदा पहले ही 60-70 साल का हो गया, कहाँ क्राइम कब करा उसने, 70 साल में जेल में डाल रहे हो। 20 साल की ज़िंदगी है, उसको कह रहे हो उम्र कैद, ठीक है, अब जो भी है। 1985 के चुनावों में अकाली दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इसकी बार सरकार बनी, परंतु कुछ समय के बाद अकाली दल के जो नेता थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने अपना अलग से गुट बना लिया, मतलब वो अलग हो गए और फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोबारा से पंजाब के अंदर। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो यही है कि पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे और इससे पंजाब और उसके पड़ोसी राज्य के बीच में क्या तनाव बढ़ने का कारण बना। आप कह सकते हो, इसमें लिख सकते हो कि हरियाणा वैसे तो जो है वो चीज़ें जो है बहुत सही सुलझ रही थी, बट आप कह सकते हो कि इस प्रावधान के कारण जो है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो है वो थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया था पानी को लेकर। ठीक है जी, जो ट्रिब्यूनल वगैरह बनाई जाएगी और जो क्षेत्र था चंडीगढ़ को लेकर, चंडीगढ़ तो आज भी आप देखोगे। और ये प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलता, और सच बताऊँ तो निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो लोगों की जान ले, जो लोगों को रोड पे लाए, खून खराबा करे, उस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन नहीं कहते, उस सॉल्यूशन को प्रॉब्लम बढ़ाना बोलते हैं। आप खुद सोचो, चंडीगढ़ अगर पंजाब को दे दिया जाए, हरियाणा के लोग खड़े हो जाएंगे। किसका है किसका नहीं है वो बात नहीं कर रहा मैं, उससे मैं नहीं जाऊँगा उसकी हिस्ट्री में। और अगर आप हरियाणा को दे दो तो पंजाब वाले आ जाएंगे, है ना। तो कुछ डिस्प्यूट है जिसको कोर्ट भी करती है कि यार चलने दो इसको, दंगा होने से अच्छा है कि चलने दो चलने दो, है ना। चलो, नेक्स्ट है कि क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर बताओ। जो क्षेत्रवाद का क्या मतलब होता है, जब आप अपनी आर्थिक, राजनीतिक और आप सामाजिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, जब अपने क्षेत्र को सही करने के लिए, अपने क्षेत्र की डिमांडों को सही करने के लिए जब कुछ मांगे करते हो तो उसको क्षेत्रवाद कहते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे इलाके में पानी आना चाहिए भाई, बिजली आनी चाहिए भाई, हमारे लोगों का वोटिंग कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा, वो बनवाओ। ये क्या है, क्षेत्रवाद है भाई, अपने इलाकों को लेकर सोच रहा हूँ मैं। जैसे कि वो हमारे असम के लोगों ने किया था, है ना, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, वो क्षेत्रवाद था। पृथकवाद क्या होता है, जब आप अलग देश बनाने की बात कर दो, जैसे कि मिजो नेशनल फ्रंट ने एक टाइम पे किया था, नागालैंड के कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर। तो क्षेत्रवाद क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक आर्थिक विकास संबंधी मांग उठाना, ये हमारा क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद के आंदोलन देश के खिलाफ नहीं होते, वो अपनी डिमांड पूरी करवाना चाहते हैं, है ना, क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद के आंदोलन में देश के बाकी लोगों का भी साथ मिलता है, बहुत सारे दूसरे लोग भी आप देखते हैं कि हाँ यार, लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड जेन्युइन है, देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे, तो लोग साथ भी देते हैं। पृथकवाद जो है वो थोड़ा अलग है। पृथकवाद किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना होना या मांग उठाना, इसी को ही हम पृथकवाद कहते हैं। पृथकवाद का मतलब ये होता है सेपरेटिज्म, अलग हो जाना। और पृथकवाद के आंदोलन के खिलाफ, देश के खिलाफ होता है आंदोलन ये। और पृथकवाद के आंदोलन में देश के दूसरे लोग कभी साथ नहीं देते, क्योंकि आंदोलन देश के खिलाफ होता है ना। उस टाइम भी मिजो नेशनल फ्रंट की, मतलब मैं आपको बता दूं, दोबारा से बोल दूं, आज भी नागालैंड के अंदर जो है वो आंदोलन चलते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत कम ऐसे लोग हैं बट शरारती तत्व है जो कहते हैं कि जी हम नागालैंड को अलग कराएंगे, बट बहुत ही कम लोग, नागालैंड के ही बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, हम तो भारत का ही पार्ट है ना। चलो, बाकी उनकी जो डिमांडें हैं सुननी चाहिए, ये सबकी सुननी चाहिए भाई, जो भी डिमांड है हर इलाके की सुननी चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। मैं थोड़ी स्टोरी भी बताते जा रहा हूँ, और ये जो मैंने आपको बताया ना जटाना के बारे में और सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई एग्जाम में, समझ रहे हो। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने वीडियो देखते हुए। नेक्स्ट है कि विविधता को सवाल पर भारत जैसे बड़े देश का एकजुट करने के लिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के लाभ का वर्णन कीजिए। यानी भारत के अंदर जो है वो विविधता, यानी भारत एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो अलग अलग डिमांडें होती हैं उनकी, और डिमांडों को हमने किस लोकतांत्रिक तरीके से बहुत अच्छे से सॉल्व किया, इसका आप एग्जाम्पल दो। जैसे कि भाषा के आधार पर राज्य, तो हमने भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बनाया, लोकतांत्रिक तरीके से बनाया। हम चाहते तो मना कर देते, नहीं बना रहे भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट, किसी का भी नहीं बनाएंगे, है ना। बट हमने ऐसा नहीं किया, हमने बातें सुनी, हमने सबने लोगों ने बैठ के बातें सुनी और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया। मिजोरम की प्रॉब्लम को भी आप देखो कि अलगाववादी आंदोलन को भी बैठ के ही प्यार से सुलझाया। पंजाब की समस्या भी जो थी उसको सुनी, बाद में सुनी, बट सुनी। एक्चुअल में ये कहा जाता है कि देखो, स्टूल पे तो सबको आके एक बार चेयर पे तो आके बैठना पड़ता है, तो पहले बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में दंगे होने से क्या फ़ायदा, है ना। तो फिर ये भी बोला गया कि पंजाब का जो इशू है, जो हालत एक टाइम पे पहले बहुत थी, 84 85 के अंदर जो हालत थी पंजाब की, आज वैसी नहीं है।
आज एक नई प्रॉब्लम है वहाँ पर, नशे वगैरह की प्रॉब्लम है ना? पाकिस्तान वो भेजता रहता है नशे वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? एक देश, अगर आप किसी एरिया को ख़राब करना चाहते हो ना, सबसे बढ़िया तरीका है कि वहाँ के लोगों को ख़राब कर दो, यूथ को ख़राब कर दो। तो यही कर रहा है जो पाकिस्तान है, ठीक है? तो ये, बट आज जो है वो प्रॉब्लम जो है उसकी समस्या का समाधान वगैरह निकला है। बहुत सारी अभी भी डिमांड है उनकी, सुन रही है सरकार, सुन रही है, लोग भी अपनी डिमांड रख रहे हैं, वो बात हम आगे देखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया ना? तो बेसिकली ये आपको थोड़ा सा स्टोरी वगैरह लिखनी है, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ भाषा के आधार पे तो जो राज्य बने थे, पूर्वोत्तर के राज्य बने थे, उनकी अलग अलग अपने लैंग्वेज को लेकर स्टेट बनाने की डिमांड थी, वो सुनी, लोकतांत्रिक तरीके से सुनी। हम चाहते थे तो नकार सकते थे, बट हमने लोकतांत्रिक तरीके से सुनी, और वो एक लाभपूर्ण रहा हमारे लिए, और हमें पता चला कि हाँ हाँ यार, वो हमारे देश को और मजबूत बनाता है, एकजुट बनाता है ना? हम ये लगता है कि हाँ यार, लोग तो हमारी बातें सुन रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग भी सुन रहे हैं, सरकार भी हमारी बातें सुन रही है। मिजोरम का अलगावादी आंदोलन, मिजोरम में भी देखो अलगावादी आंदोलन चला, बट एंड में जाके लाल डेंगा को साथ में बैठना पड़ा और प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सुनी गई। पंजाब की समस्या का समाधान भी निकाला गया, बाद में निकला, बट निकला समाधान, क्योंकि पहले लोग बैठने के लिए राजी नहीं थे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है कि द्रविड़ आंदोलन को स्पष्ट करें कि द्रविड़ आंदोलन क्या है। बेसिकली ये तमिलनाडु में चला आंदोलन था, और इस आंदोलन को चलाया था रामास्वामी नायकर ने, जिसको हम पेरियार भी बोलते हैं। इन्होंने ये बोला था, ये आंदोलन चलाया था उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ और हिंदी भाषा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन पूरे भारत में क्यों नहीं फैल पाया? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोग हिंदी बोलते थे, तो उन्होंने बोला यार ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो हिंदी भाषा के खिलाफ है ना? तो इसलिए वहाँ इतना जोर नहीं पकड़ पाया, तो इसलिए ये आंदोलन जो है वो सिर्फ तमिलनाडु तक रहा। बट हाँ, तमिलनाडु में आंदोलन बहुत बड़ा, और तमिलनाडु में बेसिकली एक नया राजनीतिक दल बना जिसका नाम था द्रविड़ काजगम। और फिर बाद में कुछ टाइम बाद है ये जो द्रविड़ काशगम है, ये दो अलग अलग पार्टी में बट गया, जिसका नाम है डीएमके और एआईडीएमके। और डीएमके की तो आज सरकार भी है हमारे तमिलनाडु के अंदर, और एआईडीएमके भी बहुत बड़ी पार्टी है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है? तो ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर आज बहुत बड़ा डोमिनेंस है, आप कह सकते हो, एआईडीएमके का। ठीक है जी, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी एक और हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्या डेट थी, कौन लीडर था, कौन नहीं था, वो तो एमसीक्यू वाली वीडियो में मैं आपको कवर करवा ही दूंगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक सदैव विवादास्पद और संघर्ष युक्त रही है, क्यों? वर्णन कीजिए। मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग नेता हैं, जैसे मैंने बोला एमसीक्यू की वीडियो में करवाऊंगा तो वो कवर करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोबारा से इसकी। तो जैसे कि इसमें बता रखा है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इशू वगैरह चले थे, तो वो इशू वगैरह बताने हैं। पहली बात तो कि कश्मीर जो है, तीन सामाजिक आर्थिक क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इन एरिया को भी लेकर जो है वो प्रॉब्लम चलती रहती थी। जैसे मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स के अंदर जो ज़्यादा रोल था ना, वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का था, या मैं बोलूँ कश्मीर का था। क्योंकि एक बात और बता दूँ आपको, लद्दाख के अंदर है ना, कुछ टाइम पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी वो नहीं थी। अभी शायद हाल ही के सालों में बनी है, या शायद बन रही है, जहाँ तक मेरे को पता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में नहीं है, कश्मीर में। तो ये भी इशू चलता रहता है ना, कि जी भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। लद्दाख के लोग बोलते हैं कि जी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी डिमांड, सारा फंड जो जाता है कश्मीर पे जाता है, जम्मू पे जाता है। जम्मू के लोग कहते हैं जी हमारे पास भी नहीं आता, कश्मीर पे आता है। कश्मीर के लोग कहते हैं हमें सरकार से ही नहीं मिलता। तो ये जो है वो एक आर्थिक क्षेत्र में भी जो है वो प्रॉब्लम वगैरह चलती रहती है। जैसे कि एक और एग्जांपल है कि जो कश्मीर का जो लैंग्वेज थी, कश्मीर की जो लैंग्वेज थी उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया, लद्दाख की लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं दिया गया, उनको भी लेकर थोड़ी दिक्कतें वगैरह चलती रहती है। तो ये बेसिकली सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बटे हुए थे, और इसको लेकर प्रॉब्लम चलती रहती है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के बीच में भी दिक्कतें वगैरह चलती रहती है। दूसरा, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था ना, वैसे ही कबाइलियों ने जो पाकिस्तानी सेना के कबाइली थे, सिर्फ पाकिस्तानी के नहीं थे, अफगानिस्तान के भी थे। जो अफ़गानिस्तान की कबाइली थी ना, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया था, और बोला था कि हम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करेंगे, अपने देश के अंदर मिलाएंगे। तो उसको भी लेकर फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना? तो उसको लेकर जब उन्होंने आक्रमण किया, तो बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे उस समय, है ना? उस समय के जो किंग थे हरी सिंह, बताऊंगा ये स्टोरी जब हम कल आज शाम को लाइव लूंगा ना, तो उसमें पूरा बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि 1947 के बाद जो है वो जो पाकिस्तानी सेना, उन्होंने कबाइलियों द्वारा भारत पर या जो जम्मू कश्मीर के हिस्से पर आक्रमण वगैरह किया था। कुछ एरिया को अपने एरिया, कुछ क्षेत्र को अपने अंदर लेने की कोशिश करी थी। जैसे कि आपको पता भी है, पीओके आज पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जो भारत का हिस्सा, उन्होंने भारत का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, उसको हम पीओके कहते हैं, है ना? नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 370 द्वारा विशेष राज्य।
तो बेसिकली क्या है कि अनुच्छेद 370 द्वारा एक विशेष राज्य वगैरह की डिमांड को लेकर भी डिमांड वो बात चलती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं 370 नहीं होना चाहिए, सारे लोग सेम है, कुछ लोग बोलते हैं 370 होना चाहिए। तो इसको लेकर भी विवाद वगैरह चलते रहते हैं। अलगाववादियों का दृष्टिकोण, कुछ लोग फिर जम्मू कश्मीर को अलग करने की डिमांड भी करते हैं। और फिर आपको बताइए कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सपोर्ट करता है आतंकवादियों को। और अक्साई चीन का मामला भी है। अक्साई चीन यानी वो हिस्सा हमारे लद्दाख का जो कि चीन ने कब्जा कर रखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज भी बहुत ही विवादास्पद है, जो जिसको लेकर आज भी दिक्कतें चलती रहती है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय मांगों का मनाना का मानना और भाषा के आधार पर नए, ये नए है, रचे नहीं है, नए है ये, नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा जाता है। कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तीन उपयुक्त तर्क बताइए। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या, दोबारा समझाता हूँ। मतलब भारत के अंदर आपको पता है कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट भी बनाया है ना। और इस चीज़ को है ना लोकतांत्रिक कदम माना जाता है, एक अच्छा सही सही कदम माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना एक अच्छी बात क्यों है? मतलब क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे आपने स्टेट बनाया तो अच्छी बात है? ऐसे क्यों किया जाता है, कहा जाता है? मैं बताता हूँ आपको। लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों का तंत्र। इसलिए वह क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं है, उन आकांक्षाओं पर उचित कदम उठाना ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र, जहाँ लोगों का शासन चले। तो अगर लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षा है कि हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे अलग स्टेट बनना चाहिए, तो बनना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये लोकतांत्रिक कदम है ना। भाषीय आधार पर बनने वाले राज्यों ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को सकारात्मक और रचनात्मक और अ, ये दो बार लिख दिया, रचनात्मक बना दिया है। क्या क्वेश्चन है, दोबारा से बोलता हूँ। भाषा आधार पर ये जो हमारे राज्य बने हैं, भाषा के आधार पर राज्य बनाना लोकतांत्रिक राजनीति की प्रवृत्ति के लिए एक सकारात्मक और रचनात्मक बनाया है। मतलब आप कह सकते हो कि जो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए हैं, ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है लोकतंत्र के लिए। भाषा आधार पर राज्यों के निर्माण से राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने में भाषा सभी के लिए एक समान आधार बन गई है। यानी लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बना है वो अच्छी बात है। और इससे देश के विघटन होने के कारण की बजाय एकीकरण हुआ है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे तो देश टूटेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, देश एकजुट हुआ है, मजबूत बना है। लोकतंत्र अ, मजबूत व और अधिक सफल हुआ है किसकी वजह से? भाषा के आधार पर क्षेत्र बनाने की वजह से, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड। तो यही है, पूरा का पूरा आंसर लिखना है यही। ठीक है कि क्षेत्र, ये जो भाषा के आधार पर हमने राज्य बनाया है, ये एक अच्छा स्टेप है। क्यों? क्योंकि पहली बात है लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर लोगों की डिमांड को सुना जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा स्टेप है। ये भाषा के आधार पर जो राज्य बनाना, ये बेसिकली हमारे देश को और मजबूत बनाया है इसने। ठीक है। क्षेत्राकांक्षा लोगों का भी सरकार पे भरोसा बना है, लोगों का भी देश पे भरोसा बना है, वो अधिक मजबूती से मजबूत हुए हैं। ठीक है। और सफल हुए हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किन कारणों से भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है? कुछ लोग कहते हैं कि यार क्षेत्रवाद भी कभी कभार है ना प्रॉब्लम बन जाता है ना। बार बार जो आंदोलन होते हैं भारत में अलग अलग चीज़ों को लेकर, वो भी एक थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? राष्ट्र की एकता पर बाधा आती है इससे। ठीक है। देश में संतुलित विकास में बाधा आती है ना। कभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे आंदोलन में लोग रेल रोक लेते हैं, है ना, ट्रैफिक रोक लेते हैं, इससे प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो बेशक उनकी डिमांड सही हो, बट तरीका गलत हो जाता है ना। चलो, एक बात बोली जाती है कि अगर आप सही चीज़ के लिए खड़े हो, बट आपका तरीका गलत है, तो आप गलत कहलाते हो फिर। तो इसलिए अगर आपसे भी बोलूँगा लाइफ में अगर कभी भी आप सही सही के साथ खड़े हो ना, तो कभी गलत तरीका मत अपनाओ, क्योंकि सही काम अगर गलत तरीके से करते हो तो वो गलत ही कहलाता है। नेक्स्ट है केंद्र व राज्य। ये सबके लिए बात है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए, मैं सरकार के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर आप सही काम कर, अगर सरकार भी अच्छा काम करना चाहती है, अच्छा काम कर रही है, तो उसको गलत तरीके से ना करे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। राज्यों के आपसी संबंधों में भी दरार आती है कभी कभार क्षेत्राकांक्षा, जैसे कि वो चंडीगढ़ को लेके, पंजाब की तो क्षेत्राकांक्षा थी कि चंडीगढ़ मिला दिया जाए, बट इससे पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद चला, पानी को लेकर विवाद चला, है ना। इससे थोड़ा दिक्कत वगैरह बढ़ जाती है कभी कभार राज्य के बीच में संबंधों को लेकर, हिंसात्मक आंदोलन को बढ़ावा मिल जाता है, कभी कभार दंगे वगैरह भी हो जाते हैं। आर्थिक प्रगति पर भी बाधा होती है, जैसे मैंने बताया रेल वगैरह रोक ली जाती है, तो आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं होती है, और राष्ट्रीय हितों की भी अनदेखी करी जाती है कभी कभार। कभी कभार ये देखा जाता है यार कि ये चीज़ सही है बट लोग डिमांड कर रहे हैं हट जानी चाहिए, तो फिर है ना, तो इसके लिए। नेक्स्ट है वाला क्वेश्चन,
कि विभिन्न भारत में विभिन्न भागों में उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता में एकता के सिद्ध की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसमें बेसिकली है ना, क्या बता रखा है मैं आपको बताऊं। इसमें बता रखा है कि भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, सारे के लोग अलग अलग हैं, ठीक है। सब लोगों की डिमांडें हैं, सब लोगों की डिमांडें सुनी जा रही है, धीरे धीरे सुनी जा रही है, कुछ लोगों की डिमांड नहीं भी सुनी जा रही। बट ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर दिक्कतें नहीं आती। भारत का हर बंदा, अगर उससे पूछोगे ना कि भारत में क्या कोई चीज़ सही होनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बंदा बोले कि नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दिक्कतें सबको होती है, मेरे को भी है। मेरे से पूछोगे मैं लाख दिक्कतें बता दूंगा कि यार ये दिक्कतें जो है वो भारत में सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वही बात बोली गई है कि क्षेत्रीय मांगों को जब माना जाता है ना, तो ये एक अच्छा स्टेप होता है, ठीक है। और क्षेत्र इससे ना एक तरह से एकता भी आती है, विविधता में एकता है। भारत के अंदर जब क्षेत्रीय मांग उठने वाली जो क्षेत्रीय मांगे है ना, वो विविधता में एकता दिखाती है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, जिसमें ये वाली लाइन भी लिखी हुई है। जैसे 1962 में जब अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफा भी बोला जाता है, उस पर जब चीन ने आक्रमण किया था, तो क्या गुजराती लोग ये बोल रहे थे कि यार अरुणाचल प्रदेश है, हमारा कोई लेना देना नहीं, छोड़ो, हमारे घर से तो दूर है ना? क्या ऐसा बोला था उन्होंने? क्या मद्रासी लोगों ने ऐसा बोला था? क्या यूपी के लोगों ने ऐसा बोला था? क्या दिल्ली के लोगों ने ऐसा नहीं? उनका सिंपल बोलना था कि भाई 1 इंच अगर आप घुसोगे तो 9 इंच की गोली घुसा देंगे आप में, है ना। सारे लोग इंडियन आर्मी के सपोर्ट में थे। अगर आप मेरे से भी पूछोगे कि सर ये पाकिस्तान हमारे एरिया को लेने की कोशिश कर रहा है, मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा भाई जम्मू कश्मीर मेरा थोड़ी ना है, मैं यहाँ थोड़ी ना रहता हूँ, दे दो, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा। मैं तो यही बोलूंगा भाई मेरा इलाका है, भारत का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और उतना ही है जी। अगर हम इससे ज़्यादा डिमांड नहीं करते तो इससे कम भी डिमांड नहीं है। और ये सारे लोगों की डिमांड है कि जी हमारा एरिया इतना है, ठीक है जी। तो यही दिखाता है कि हमारी अनेकता में एकता है, ठीक है। भाषा के आधार पे राज्य हमारे बेशक अलग अलग है, बट ऐसा थोड़ी ना कि मैं राजस्थानी हूँ तो वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है होने दो भाई, मेरे को क्या लेना देना है। अब यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या, ऐसा थोड़ी ना है ना। तो ये जो विविधता है इसी ने हमको एक किया है ना। हमारे कुछ राज्य हैं जो बहुत तरक्की कर रहे हैं, कुछ राज्य जो नहीं कर रहे। तो जिस राज्य जो राज्य तरक्की कर रहा है, उनके कुछ जो पैसे हैं, उनकी कुछ जो सफलता है, उसका उपयोग जो है कुछ ऐसे राज्य भी करते हैं जो अभी सफल नहीं है ना। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, भारत जो है, जैसे भारत जैसे एक इशू भी उठा था इसका, बट मान लो तमिलनाडु 1.5 रुपये कमाता है, बिहार जो है वो 30 पैसे कमाता है, तो तमिलनाडु का कुछ प्रॉफिट जो है वो बिहार को भी दिया जाता है ना, ताकि सारे के। और जैसे देखो, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, है ना। बट वो अगर मुट्ठी बन जाए तो बराबर होती है, बट सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। कभी किसी को प्रॉब्लम आती है, कभी किसी को प्रॉब्लम आती है ना। तो ऐसी अगर असम में बाढ़ आ जाए तो ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा कि मेरा क्या लेना देना। अगर मेरे को मौका मिले, सामने मेरा QR कोड हो और मेरे को लगे कि हाँ भाई मैं कुछ, अब थोड़ा बहुत जितना भी है मेरे पास, मैं थोड़ा कर सकता हूँ कोशिश, है ना। तो समझ रहे हो ना आप? तो यही है बेसिकली, यही चीज़ें जो है ना वो एकता को आप कह सकते हो प्रमोट करती है, ठीक है। तो यही विविधता में एकता दिखाती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी तो सिर्फ आपको रीड ही करना है, पूरा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा समझाया है, ठीक है। चलो जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में उठती जो क्षेत्रीय मांगे हैं, उनसे हमें क्या सीख मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्रीय मांगे उठी हैं, उनसे हमें क्या क्या सीख मिलती है। पहली बात तो हमें ये सीख मिलती है कि पहली और बुनियादी सबक हमें ये मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षा लोकतंत्र राजनीति का भिन्न अंग है। पूरी दुनिया का कोई भी देश जो लोकतंत्र है ना, वहाँ पर डिमांडें उठती है। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में भी डिमांडें उठी, है ना। हमारे श्रीलंका में भी अलगावाद को लेकर डिमांडें उठी, तमिलों ने करी, है ना। ऐसे पूरी दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ पर आंदोलन, क्षेत्रीय डिमांड होती है ना। और वो लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। अगर मान लो मैं गैर लोकतांत्रिक सरकार में रह रहा होता, क्या मैं डिमांड करता? मेरे को पता है यार, मैं डिमांड करूंगा मेरे सर पे गोली मार देगा कोई भी, है ना। किंग होगा तो मेरे सर पे गोली मार देगा। बट लोकतांत्रिक सरकार में यही तो फायदा है, आप डिमांड वगैरह कर सकते हो। तो ये माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबक तो हमें यही मिलता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, उसके अंदर क्षेत्रीय आकांक्षा एक अभिन्न अंग है। हर लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रीय आकांक्षा होती होती है, ये पहली चीज़ है। दूसरी बात हमें ये सबक मिलता है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत तरीके से अपनाना सबसे अच्छा तरीका है। अगर लाल जो हमारे वो लाल डेंगा है, उनके साथ भी अगर हम लड़ाई जारी रखते, तो क्या आज कभी मिजोरम में शांति हो पाती? नहीं हो पाती ना। समझ रहे हो? अगर नागालैंड में भी अभी जो है वो कुछ स्थिति जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरीके से नॉर्मल है, बट बहुत ही बेटर है, ठीक, बहुत ही बेटर है, ठीक है। और ये क्यों है?
क्योंकि जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने सुना अभी 2-3 दिन 2-3 महीने पहले की बात है कि कोई मिलिटेंट ग्रुप था, उन्होंने भी हथियार डाल दिए। वो भी कह रहे हैं कि जी हम अब नॉर्मल लाइफ़ जीने की कोशिश करेंगे, भारत की मिट्टी में अपना सर झुका के जय हिंद बोलेंगे हम भी, देश के साथ मिलेंगे और अच्छे तरीके से हम भी रहेंगे। तो अच्छी बात है। तो ये है, अगर हम भी उनकी बात कहते हैं नहीं भाई आप तो वो हो अलगाववादी, सर पे गोली खाओगे अब आप। ऐसे नहीं करा ना। सबको साथ में लेके चले, बातचीत करके चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला, यही चीज़ हमने सीखी। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी, ये सबक सीखा कि सत्ता की साझेदारी को महत्व समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये सीखा कि सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सत्ता को बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कोई इलाका जो है उस पर मतलब सब दलों की सुनी जाए, सब लोगों की सुनी जाए, सब में शक्तियाँ जो है, पावर जो है वो बराबर बराबर बांटी जाए। ऐसा ना हो कि हरियाणा के पास ज़्यादा शक्तियाँ है और यूपी के पास कम है ना, वेस्ट बंगाल के पास कम है, ऐसा ना हो, सबके पास बराबर बराबर शक्तियाँ हों, है ना। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक विकास जो है ना, आर्थिक विकास ऑब्वियस सी बात है कि जब हम आर्थिक विकास करते हैं ना, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो थोड़े पीछे रह जाते हैं और कुछ ऐसे इलाके जो आगे आगे बढ़ जाते हैं आर्थिक विकास से। जैसे डैम बनता है किसी इलाके में, तो उस एरिया का तो विकास होता है। और डैम एक ही इलाके में बन रहा है, तो बाकी एरिया का अगर विकास नहीं हो रहा, तो बाकी एरिया का भी विकास करना चाहिए, उनकी डिमांडों को सुनना चाहिए। सबसे पहले उनके पिछड़ेपन को दूर भगाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर हमारा कोई स्टेट है, मैं बिहार का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिहारी सबसे ज़्यादा गरीब है। मतलब गरीब से मेरे कहने का मतलब भाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, या छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, दिल्ली ले लो, कोई भी ले लो, है ना। ऐसे नहीं कि मैं टारगेट ही कर रहा हूँ किसी, बिहार पकड़ लो, आप भी दिख रहे हो बिहार के एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इलाका है एक्स वाई जेड, वो थोड़ा पीछे है ना, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर कैसे स्कूल बनाए जा सकते हैं, कैसे एडुकेशन वगैरह दी सकती है, उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो क्षेत्रीय आकांक्षा अलगाववाद में बदल सकती है। कह देंगे भाई अब तो ध्यान ही नहीं रख रहे, अलग कर दो। जैसे कि मीज़ो नेशनल फ्रंट, याद है ना, उनकी पहली उन्होंने यही तो बोला था जब 1959 में, जब हमारे एरिया के अंदर जब अकाल आया था, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। इसलिए तो उन्होंने फिर बोला था अलग राज्य बनाओ। नेक्स्ट है कि सबसे आखिरी बात हमें ये पता चलती है, हमें ये सबक मिला है कि हमारे हम इससे ये पता चला है, हमें लास्ट चीज़ हमें ये पता चली है क्षेत्रीय आकांक्षाओं के, कि हमारे जो नेता थे ना वो बहुत बढ़िया थे जिन्होंने संविधान बनाया। क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान को बहुत लचीला रखा कि कभी भी कोई अगर चेंजेस करने हो दिक्कतें सुलझाने के लिए, तो वो हम कर सके। जैसे कि एक टाइम पे 370 दिया गया था जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 जो उस समय के लिए सही था, तो हमने वो रखा, है ना। आज जो लगता है कि यार आज हमें लगता है कि यार वो 370 एक्चुअली वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, एक तरह से अलगाववाद को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वो हटा दिया। तो लचीला हमने रुख अपना, ऐसा नहीं है कि जो कि को कुछ बदल नहीं सकता, बिल्कुल संविधान में चेंजेस आ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि संविधान में कोई भी रोड चलता कोई भी बंदा चेंज ला सके, ये भी नहीं है। ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, सिक्किम का भारत में विलय और गोवा का भारत में विलय। इससे बेसिकली एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं एमसीक्यू में क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। मैंने ज़्यादा टाइम लिया है थोड़ा सा समझाने में और थोड़ा बातचीत करने में। अगली बार है ना, मैं यार पूरी कोशिश करूंगा कि है ना बातों पे थोड़ा कम कंट्रोल रखूँ अपनी। ठीक है, आप भी मेरे को बताना कि यार ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको मेरी बातों से। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नोट्स का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो रही है आपके सामने। बाकी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लाइव आ जाना 9 बजे, यहाँ पर लाइव मिलेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।